भाई देखो, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। पहली बात, नाम से आदर लगता कि एक है, नहीं है, दो लोग हैं अलग अलग। हार्डी अलग है और विनबर्ग अलग है। अब इन लोगों ने ना बड़ी कमाल की तो अच्छी चीज़ क्या इन लोगों ने करी, एवोल्यूशन को, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, एक होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को किससे जोड़ दिया? एवोल्यूशन से जोड़ दिया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ जीन्स या क्वालिटी ऑफ जीन्स या टाइप्स ऑफ जीन्स को किससे जोड़ दिया? एवोल्यूशन से जोड़ दिया। इन्होंने मेन काम ये किया था। मैंने आपको बताई थी स्टेटमेंट, इन लोगों ने क्या बोला था, किसी भी जीन की एलेलिक फ्रिक्वेंसी जो होती है किसी भी पॉपुलेशन में, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये समझो कैसे, मान लेते किसी पॉपुलेशन में ये कोई रैंडम जो है, ये कोई पी प्लांट, देखो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये ऐसा नहीं है ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक लिविंग के लिए एप्लीकेबल है, तो इसमें प्लांट एनिमल की टेंशन नहीं होनी चाहिए। सो मानो रैंडमली मैंने ये कुछ नंबर ऑफ प्लांट लिए, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी मतलब कोई कितनी बार रिपीट करता है। मैं पूछता हूँ आपसे यहाँ पे कैपिटल टी की एलिलिक फ्रिक्वेंसी पूछ रहा हूँ, यानी मेरा मतलब ये है कि टोटल जितने एलील्स हैं उसमें से कैपिटल टी कितनी बार रिपीट कर रहा है। अब टोटल एलील्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से कैपिटल टी कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 5/12 आएगी। अब अगर मैं कहता हूँ स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो स्मॉल टी ऑब्वियसली पता, अगर 12 में से 5 ही है तो अगला क्या बचेगा? आपको काउंट भी नहीं करना, कितना आएगा? 7/12। तो इस पॉपुलेशन के अंदर जो हाइट की जीन है, हाइट की जीन के 2 एलील्स हैं और दोनों एलील का अपना एक प्रोपोर्शन है इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर। और अगर मैं दोनों के इस प्रोपोर्शन को जोड़ दूं तो कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी को जोड़ा जाए तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो 5/12 7/12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 वैल्यू आती है। अब इन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ हाइट की बात करूँ, अगर आप एक स्किन कलर की जीन की बात करोगे, आप आई कलर की जीन की बात करोगे, उसके भी मान लो कोई तो एलील होंगे। आप दोनों का जब एलील फाइंड करोगे और दोनों का प्रोपोर्शन में से किस में से कितना है, जब ये टोटल वैल्यू को ऐड करोगे आपको हमेशा वैल्यू 1 मिलेगी। तो हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी भी जीन के कोई भी एलील हो, जब इन सारे एलील्स की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में निकालोगे और जब जोड़ोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1 आएगी। लेकिन इस चीज़ में जो हमारे हार्डी विनबर्ग उन्होंने ये बोला था, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ ये तब हो सकता है जब 5 चीज़ें उस पॉपुलेशन में ना हो, यानी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। 5 चीज़ें हैं जो इस चीज़ को फेल कर सकती हैं अगर किसी पॉपुलेशन में आ जाए तो। मतलब ये 5 चीज़ें अगर किसी पॉपुलेशन में नहीं है तो ही आप हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल लगा सकते हो, वरना अगर ये 5 में से कोई 1 या 2 या 3 या 5 आ जाए सब फेल हो जाता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बोला जाता है जीन माइग्रेशन। अब जीन माइग्रेशन से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो जीन पूल का। इमेजिन करो कि इस एरिया में टोटल 1000 लोग रह रहे हैं ना, देयर आर 1000 पीपल एंड ईच पीपल कैरिंग 10 जीन्स इन देयर बॉडी। लाइक एक पर्सन की बॉडी में 10 जीन है, तो 1000 लोगों की बॉडी में कितने जीन्स होंगे टोटल? 10,000। तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डॉट दिखाए 10 जीन्स हैं। ठीक है, मैं 10 जीन लिखूं या एक इंसान लिखूं, बात तो एक बराबर ही है ना, अल्टीमेटली बात तो हम सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं ह्यूमंस को हटा दूं, सिर्फ उनके जीन्स को देखूं, तो मुझे ये लगेगा कि यहाँ पर 10,000 जीन्स हैं। इन शॉर्ट ये पूरा एरिया एक जीन का पूल बन रहा है, हाँ कि ना? ये पूरा का पूरा एरिया जीन का पूल है कि नहीं? जीन पूल का मतलब होता है कि जिस भी जगह पे जितने लोग रहते हैं उन सब की जीन्स को मिलाकर जो बनेगा क्या बनेगा? जीन पूल। लेकिन फिर इस नज़रिए में हमें इंसान को हटाना पड़ेगा, हमें इंसान नहीं देखना, सिर्फ क्या देखनी है?
सिर्फ जीन्स देखने कि जीन्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। अब जीन में मान लो कैपिटल टी का कोई वैल्यू होगा, स्मॉल टी की कोई वैल्यू होगी, है ना, या कैपिटल है स्मॉल है कुछ भी मान लीजिए। तो अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी अपना एक परसेंटेज में होंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये 70% होगा और ये 30% होगा, ये सुनो, तभी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हार्ड में कहता है कि सेम हमारा 70-30 ही मेंटेन चलेगा। लेकिन अब दिक्कत सुनो क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ लोग निकल कर कहीं दूर रहने चले जाएं, कुछ लोग चले गए, 4 लोग चले गए, 5 लोग चले गए। जब 5 लोग गए तो 5 लोग नहीं गए, 5 लोगों की बॉडी में जीन्स जो थी वो इस पॉपुलेशन से ही माइनस हो गई। सोचो जब एक इंसान इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह गया होगा, 10 जीन लेके गया होगा, 5 जाएंगे तो कितने जीन्स लेके जाएंगे, -50। यानी यहाँ से कुछ जीन्स कुछ नए एरिया में गई हैं और यहाँ से जीन्स माइनस। जब यहाँ से जीन्स माइनस होंगे तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स यहाँ पे चेंज होगी नहीं होगी, यानी यहाँ पे हार्ड प्रिंसिपल अनस्टेबल हो गया भाई। और अगर अनस्टेबल तो ये चीज़ें यहाँ पे फिर वायलेट कर जाती हैं, यानी नहीं जाना चाहिए था इन्हें। तो जब कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो साथ में अपने जीन्स ले जाते हैं और इस जीन और अगर ये फिनोमिना, अच्छा जैसे पहले तो इस फिनोमिना को हम जीन माइग्रेशन बोलते हैं, लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, जीन्स माइग्रेट कर रही हैं। चलो एक बार गए तो क्या हुआ, जीन माइग्रेशन, 2 बार गए तो क्या हुआ, जीन माइग्रेशन, लेकिन चलता ही जा रहा है, आज भी गए, कल भी गए, परसों। तो जब यहाँ से यहाँ तक लगातार जीन माइग्रेशन चलता है तो एक फ्लो बिल्ड हो जाता है। किसका फ्लो, जीन का फ्लो, और इसी को हम क्या बोल देते हैं फिर, जीन फ्लो। तो ध्यान रखना, जीन माइग्रेशन अगर कंटिन्यूस रहे तो क्या बन जाता है, जीन फ्लो में तब्दील हो जाता है। चलो एक बार चला गया, कुछ लोग चले गए, ठीक है चले गया, जीन माइग्रेशन हो गया, दोबारा चले गए, ठीक है, और जाते ही जा रहे हैं, जाए तो ये क्या है, फ्लो बना नहीं बना, दैट इज जीन फ्लो। तो जीन माइग्रेशन लीड्स टू जीन फ्लो। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज़ पढ़नी होती है, टॉपिक है हमारा फाउंडर्स इफेक्ट, ये टॉपिक ये है भाई, चीज़ बढ़िया। अच्छा तुम सोचो, ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैं कलर है, कलर मतलब कोई एक नया तरह का जीन्स मान लीजिए। सोचो यहाँ पर ये ब्लू एक प्रॉपर रेशो में होगा, ये कोई एलील होगा, है ना, रेड भी अपना किसी एक प्रॉपर रेशो में होगा, और ब्लैक भी अपना एक, सबके अपने परसेंटेज होगा ना, कोई 80, 20, 30 ऐसा परसेंटेज में होगा। अब मान के चल लीजिए यहाँ से कुछ लोग निकल जाते हैं और एक नए एरिया में चले गए, और सोचो जब ये एक नए एरिया में गए, लेट्स सपोज जो लोग यहाँ से गए थे वो लोग थे ये वाले, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये पुरानी, ये है इनकी ओल्डर पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गया। न्यूअर नहीं, मतलब इनको बेसिकली बोलते हैं फाउंडर्स बोलते हैं। बताऊंगा फाउंडर्स क्यों बोल रहे हैं। सोचो यहाँ पर ब्लू वाले 80% होंगे, रेड वाले 15%, ब्लैक वाले 5%, ठीक है, यानी आप 80, 15 और 5 ऐसे एक रेशो मान लीजिए। जो यहाँ से रैंडमली निकल कर गए हैं उसमें ज़रूरत नहीं कि ब्लू वाले 80% होंगे, रैंडम है ना, क्या पता उसमें रेड वाले ज़्यादा हो, ब्लू वाले कम, ब्लैक वाले कम। अब जब ये पॉपुलेशन किसी एक नए एरिया में जाएगी तो न्यू एरिया में इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और ये उस नए एनवायरनमेंट के हिसाब से एक नया पॉपुलेशन रेडी करेंगी। जो ये पॉपुलेशन रेडी होगा, इसकी पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी और इसकी सेम होंगी, अलग होंगी, अलग अलग होंगी। सोचो यहाँ पर हमारे एक जंगल में शेर की आबादी बहुत ज़्यादा है, या हिरन की आबादी बहुत ज़्यादा है, और शेर की आबादी कम है, और एक एलिफेंट की आबादी कम है। रैंडमली क्या होता है कि हिरन की आबादी ज़्यादा है, शेर और उसकी कम है, गलती से ज़्यादा शेर, ज़्यादा एलिफेंट और कम हिरन किसी दूसरे जंगल चले जाते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा साइज़ पॉपुलेशन भी कौन लीड कर रहा है, एलिफेंट और जो लायन है, यानी इनके फ्रिक्वेंसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा, इनके अब कम है, तो लीड में वो दोनों आ गए अब। जबकि जिस पॉपुलेशन से आए थे वहाँ रेशो में कौन था लीड कर रहा था, हिरन।
तो जब एक ऐसी पॉपुलेशन नए एरिया में जाती है तो एक नया तरह का पॉपुलेशन रेडी करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी पुराने से बिल्कुल अलग होगी। तो ये जो नई फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडी हुआ है पॉपुलेशन, इसको किसने बिल्ड किया है? इसने, इसीलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं? फाउंडर्स। फाउंडर्स क्या? जो किसी चीज़ की स्थापना करते हैं। और इस फिनोमेना को नाम क्या दिया गया? फाउंडर्स इफेक्ट। कि जब भी कभी किसी पॉपुलेशन से कुछ लोग निकल के दूसरे एरिया में जाते हैं तो पुरानी भी इफेक्ट होगी और नई भी, दोनों में इफेक्शन होगा। देखो उसका एक नया बनेगा कॉम्बिनेशन, और जहाँ से गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज। इसको, ये बेसिकली जीन माइग्रेशन का एक स्पेशल केस है। पहले टॉपिक में, पहले फैक्टर में आ रहा था। अगला आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो सडन चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस। अब ये क्या है? अब देखो हर एक जंगल में हर जानवर का क्या सुन ले मालूम पड़ जाएगा, ऐसा इसी तो फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जंगल में ना देखोगे हर जानवर का अपना रेशो होगा। आप कोई भी एक नंबर निकाल लो, चींटी का, हाथी का, कोई ना कोई तो लीड कर रहा होगा। कोई नंबर 1 पे होगा, कोई नंबर 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहता है? ड्रिफ्ट मतलब क्या? ड्रिफ्ट शिफ्टिंग को बोलते हैं। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग को, इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, बाय चांस हो गया, स्मॉल पॉपुलेशन, ये सबसे बड़े वर्ड हैं यहाँ पे। ये बता मुझे खुशी, अगर अंबानी की जेब से 1 करोड़ रुपए गिर जाते हैं, हालांकि कैश कैरी नहीं करता, बट लेट सपोज उससे 1 करोड़ रुपए गिर जाते हैं, और एक किसी नॉर्मल इंसान जिसकी महीने की तनख्वाह 10,000 रुपये, उसके महीने से 1,000 रुपये गिर जाते हैं, उसकी सैलरी से 1,000 रुपये कहीं गिर जाते हैं उसके। दोनों में से अमाउंट किसका बड़ा है? वैसे अंबानी का, लेकिन लॉस ज़्यादा किसको होगा? 1,000 वाले को। ऐसा कैसे? अमाउंट उसका बड़ा है, लॉस कंपेयर होता है उसके टोटल नेटवर्थ से। अब जिसके पास 20,000 है उसका 1,000 रुपये चला गया, उसका ज़्यादा परसेंटेज का लॉस हो रहा है, लेकिन जिसके पास इतनी करोड़ों की वर्थ है, लाखों की वर्थ है, उसके से कुछ 1 करोड़ ज़्यादा से कुछ खास फर्क पड़ेगा भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि 2 तरह की पॉपुलेशन है, इमेजिन करना। एक पॉपुलेशन है लार्ज साइज पॉपुलेशन, एक है स्मॉल साइज पॉपुलेशन, ठीक है। तो लार्ज साइज पॉपुलेशन में सब 2 तरह के इंसेक्ट्स हैं, एक मान लेते हैं रेड इंसेक्ट्स और एक ब्लैक इंसेक्ट, ठीक है। ये 2, लेट सपोज 50 करोड़ 50 करोड़ के मतलब एक जंगल में इंसेक्ट्स हैं, 50 करोड़ लाल है, 50 करोड़ ब्लैक है। अब वहीं पर एक दूसरा केस कि मान लेते हैं एक दूसरा एरिया जहाँ पे 50 इंसेक्ट रेड है एंड 50 इंसेक्ट ब्लैक है। दोनों में नेचुरल डिजास्टर को लेके आते हैं, कोई भी बाढ़ है, जंगल में आग लग गई, या कोई भी ऐसा इशू लेके आते हैं। दोनों में से ये जो भी नेचर का जो भी कोई फिनोमेना होगा, ज़्यादा इफेक्ट किस पॉपुलेशन को करेगा? देखो 50 करोड़ में से ना 5 करोड़ भी मर गए ना, तो 45 करोड़ और 50 करोड़ रेशियो 1:1 पे चल रहा है अभी भी। 5 करोड़ बहुत होता है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है उतनी जल्दी इसमें स्टेबिलिटी भी आने, उसको स्टेबिलिटी जल्दी आने टाइम लगता नहीं है। इसको 45 से 50 उसको बहुत जल्दी हो जाएगा ना, यानी बड़ी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब छोटी में क्या है, 50 करोड़ में से अगर 10 भी मर गए तो 40 और 50 का रेशियो, तो भाई रेशियो पूरा चेंज हो गया। मैं 10 से बता रहा हूँ, मैं 10 तो नंबर ही बड़ा नहीं है, बट इनके लिए तो बहुत बड़ा है। तो किसी भी नेचुरल डिजास्टर से अगर किसी पॉपुलेशन की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी एकदम से चेंज हो जाती है, और ये एकदम से चेंज सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में ही आ सकता है। कई वो लोग कहते हैं सर ये जरूर थोड़ी कि जो भी डिजास्टर है उसी स्मॉल को कर इफेक्ट है, नहीं भाई लार्ज को भी करेगा, लेकिन विजिबल किस में होगा चेंज? सिर्फ स्मॉल में विजिबल होगा, लार्ज में बैलेंस कर लेगा। सोचो हमारे केस में, कोरोना के केस में हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारे अगर देश में 1 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 10 करोड़, तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ की आबादी लेके बैठे हम लोग। अब देख लो इतने 10 करोड़ नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि शायद सामने लाशो डर जाओ, इतना ज़्यादा नंबर, लेकिन 10 करोड़ के बाद भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी देश में, लाइक मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर 1 करोड़ लोग हैं तो उनका तो पूरा देश ही डूब जाएगा। तो जिनके पास स्मॉल साइज है पॉपुलेशन का, उनके में पॉपुलेशन का कुछ भी लॉस हुआ तो उनको बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतना नहीं पड़े। सेम चाइना के साथ भी नहीं पड़ने वाला।
तो चाहे अब देखो ना, जो पूरी दुनिया में सफ़र किए थे ना कोरोना काल से, वो थे जिनकी देश की आबादी बहुत छोटी थी, वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं। क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने बोला अच्छा बाय चांस क्यों बोला है ना, बाय चांस मतलब क्या भाई, ये जो सडन चेंज है ये कभी प्लान नहीं होता भाई, ये कभी प्लान नहीं होता, ये रैंडम होता है। और किस में विजिबल होगा? ओनली इन स्मॉल। तो सडन चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस, ये क्वेश्चन आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जब भी वर्ड आता है ना, दो तो वर्ड रट्टा मार लो, स्मॉल पॉपुलेशन और बाय चांस आता है। इनमें से कौन सा फिनोमेना जो बाय चांस होता है, मतलब गलती से हो जाता है, कोई प्लान नहीं होता, और वो कौन सा सी? जेनेटिक ड्रिफ्ट, शिफ्टिंग बस सडनली हो जाती है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है, एक है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की मैं एक बहुत अच्छी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक साइंटिस्ट है ह्यूगो डी वेरिस, आप लोगों ने नाम पढ़ा हुआ है। एक बार भाई साहब ना एक प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, इस प्लांट का नाम है इवनिंग प्राइमोस, जिसको हम कहते हैं ओएंथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, ये इनके फ्लावर बेसिकली रेड कलर के देखे जाते हैं। अब हम क्या उम्मीद करते हैं, एक प्लांट जिसके पास फ्लावर रेड कलर का फ्लावर हो तो अगली जनरेशन रेड ही लेकर आएगा ना, हम तो हमेशा यही इमेजिन करते हैं। ह्यूगो डी वेरिस ने जब इस प्लांट पे स्टडी करी तो उसने क्या देखा कि इनके जैसे प्लांट है, पेरेंट्स हो गए, ठीक है, F1 जनरेशन है, F1 में कुछ हमें पिंक फ्लावर दिखने लग गए, जो कि पेरेंट्स में कहीं कोई थे ही नहीं कैरेक्टर्स। एक होता पेरेंट्स में थे और वो विजिबल हुए दोबारा चल के, जबकि पेरेंट्स में कैरेक्टर थे ही नहीं पिंक वाले। अब ये हैरान, जो कैरेक्टर पेरेंट्स में नहीं था वो बच्चों में आया कैसे, नहीं समझ आया। F2 गया, इसने फिर से देखा कैरेक्टर फिर से आने लग रहे। तो इसने काफ़ी लंबी स्टडी के बाद ये बताया कि प्लांट के अंदर ना एक फिनोमेना होता है जिसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। प्लांट मतलब उस समय उसने बोला प्लांट के लिए, इसने का म्यूटेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस चीज़ से कंट्रोल, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, क्या उसमें जैसे इसमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी सीधा क्या होते हैं? चेंज। फिर इसका कॉन्सेप्ट आया, इसको आया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, मतलब स्पीशीज़ के बारे में कुछ ख्याल आया कि स्पीशीज़ कैसे बनती होगी। एक वर्ड आता है स्पीसीएशन, ठीक है। एक स्पीशीज़ है S1, इससे दूसरी स्पीशीज़ बन जाए, इसे क्या बोलेंगे? बट कुछ यहाँ पे नया ट्विस्ट है। ह्यूगो डी वेरिस कह रहा है कि भाई बॉडी में क्या आएगा? चेंज आएगा, म्यूटेशन से एक चेंज आएगा। एक चेंज आया, ठीक है, कहा लेकिन स्पीशीज़ ऐसे नहीं बनेगी। एक चेंज आया, फिर अगली जनरेशन में ये चेंज पास होगा, उसके पास एक चेंज और आएगा, दोनों पास होंगे, अगले में क्या आएगा? तीसरा 3। और जब मल्टीपल ऐसे चेंजेस एक बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब जाकर एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस, जिन स्पीशीज़ जब नई स्पीशीज़ जो बनती हैं वो इसी प्रोसेस से बनती है, म्यूटेशन से। लेकिन कुछ दिक्कत थी जो ह्यूगो डी वेरिस को नहीं बोलनी चाहिए, बट स्टिल उसने कह दी। वो दिक्कत क्या थी? इसने बोला कि जो, अब देखो तुम भी जानते हो म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, हर बार होगा ज़रूरी नहीं है। म्यूटेशन की कोई डायरेक्शन नहीं है, इट्स अ डायरेक्शनलेस प्रोसेस। डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है, अभी हम पढ़ेंगे कि जब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था तो ह्यूमन एवोल्यूशन में हमारी हाइट लगातार बढ़ रही थी, हमारी इंटेलिजेंस लगातार बढ़ रही थी। अगर किसी भी, हाँ, ह्यूमन एवोल्यूशन में तो किसी भी कैरेक्टर में या सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। ये नहीं कभी इंक्रीज़ हुआ कभी डिक्रीज़ हुआ, कभी इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। ये कोई डायरेक्शन है? नहीं, या तो बढ़े या घटे, ये डायरेक्शन मानी जाती है। तो ये माना गया कि भाई म्यूटेशन डायरेक्शनलेस। देखो अच्छा मुझे बताओ, इस बार अगर किसी की आई कलर के जीन में कोई चेंज आ गया अपने आप, क्या ज़रूरी अगले में भी सेम उसी में आएगा चेंज? क्या पता किसी और जीन में आ जाए, तो हुआ ना डायरेक्शनलेस। और भाई ये आप जानते हो म्यूटेशन हमेशा कैसा होता है? फास्ट, हमेशा फास्ट, ये कभी स्लो नहीं होता। तो अगर म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हो जाए, सोचो किसी की जीन कैपिटल टी तो वो म्यूटेट होकर स्मॉल टी हो गई, सारा फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शन का चेंज हो गया। यार मैं यही कह रहा हूँ कि म्यूटेशन भी नहीं होनी चाहिए, वरना फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज, ठीक है। एक हमारा फोर्थ पॉइंट आता है नेचुरल सिलेक्शन। अब भाई ये है टॉपिक जिसमें टाइम मैंने बोला था। एक बार ना पहले यहाँ तक की फ़ोटो क्लिक कर लो ताकि मुझे पूरा स्पेस मिल जाए कराने के लिए।